हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th का साइंस विषय का लेसन है प्राकृतिक संसाधनों में का प्रबंधन। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनको हम कैसे उपयोग करें और कैसे बचाएं ताकि वो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो भी उसका उपयोग कर सकें। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप और छोटे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस लेसन में से 2 या 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो वो ही हम कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी मटेरियल मिलेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा कार्य योजना एक बहु राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो गंगा कार्य योजना है उस परियोजना का आरंभ जो है हमारे पास 1985 में किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1985 में शुरू किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा कर लेते हैं इसको। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो, गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो गंगा का जो पानी प्रदूषित हो रहा है उसका मुख्य कारण है अस्थियों और मृत शरीर उसमें डाल देते हैं। इससे भी होता है उद्योग धंधों के रासायनिक प्रदूषक भी उसमें मिल रहे हैं, और उसमें नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा सही। डी आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, असंदूषित जल का पीएच मान होता है। तो असंदूषित का मतलब आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बच्चे इसको संदूषित यानी दूषित जल मान लेते हैं, लेकिन ये इसने लिखा है असंदूषित। अगर असंदूषित आता है इसका मतलब पानी साफ है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। इसका आंसर सी आ जाएगा। और अगर संदूषित जल आता है तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, वो एसिडिक बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का कितना भूभाग जो वनों से ढका होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 20% होना चाहिए। जो हमारा भारत का जो वनों से ढका हुआ भाग है वो 20% होना चाहिए। इसका आंसर 20% होगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करते हैं? तो इसका कारण है हमारे पास, एक तो सीमित मात्रा में है, उनकी मात्रा सीमित है, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। निर्वर्तनीय भी हैं वो, यानी उनका उपयोग हम बार बार ना करें, वो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो। तो इसमें तीनों आ जाएगा। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में हमारे पास है, वन्य जीवन में सम्मिलित हैं। तो इसमें आ जाएगा वन में सभी सजीव, यानी वन्य जीवन में पेड़ पौधे और जीव जंतु जो भी जंगल में रहते हैं वो सभी आते हैं इसमें। तो इसमें आंसर ये आ जाएगा। वनों के दावेदार हैं। वनों के दावेदार कौन होंगे? एक तो जो वन के अंदर रहते हैं जीव जंतु वो,
और जो सरकार का वन विभाग है जो वन की रक्षा करता है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वनों की और जीवों की रक्षा करना चाहता है तो वो सभी इसके दावेदार आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें उपरोक्त सभी, इसका आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई की आवाज़ में याद में दिया जाता है, क्योंकि उसने खेजरी नामक जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा के लिए आंदोलन चलाए। फिर उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के किस गांव में हुई? तो ये हमारे पास है रेनी नामक स्थान था वो, जहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। उत्तराखंड के गढ़वाल जनजाति है एक, तो उसका एक रेनी गांव था। ये डी ऑप्शन आ जाएगा, रेनी गांव के लोगों ने। फिर 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। वो क्या पेड़ पौधों से लिपट गए थे जब पेड़ काटने आए थे। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वो सी है, नर्मदा नदी पर है भाई। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला भी है और पेट्रोलियम भी। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ए आ जाएगी, ये CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर 14वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जो है वो वन है। वन में ही हमें अनेक प्रकार की जीव जंतु पेड़ पौधे मिलते हैं। तो इसका आंसर वन आएगा। 15वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो बायोगैस का मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए बायोगैस के मुख्य घटक को मीथेन कहते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाया जाता है तो उसे मोनोकल्चर कहते हैं। मोनो का मतलब एकल, कल्चर का मतलब खेती। यानी एकल खेती जब किसी खेत में की जाती है, जैसे एक खेत में हम गेहूं की फसल ही उगा रहे हैं, या एक ही खेत में हम केवल गन्ने की फसल उगा रहे, तो उसे एकल खेती या मोनोकल्चर कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कोलीफारम नामक जो है समूह वो किसका है? वो जीवाणु होते हैं भाई। कोलीफारम नामक जो होते हैं जीवाणु होते हैं, जो मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं ये। और आगे है 18वां क्वेश्चन, खादिन सामान्य पाए जाते हैं। जो खादिन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर राजस्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पादन नहीं है? यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो वन से नहीं मिलती? तो वो होते हैं कीटनाशक। कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं वो वनों से नहीं मिलती, वो फैक्ट्रियों में बनती हैं। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? यानी हम मृदा अपरदन को, मृदा को, मिट्टी को बहने से कैसे रोक सकते हैं? यदि हम वनीकरण करें, यानी अधिक से अधिक वन लगाएं, तो उससे मृदा अपरदन कम होता है, उससे मृदा अपरदन रुक जाता है। फिर आगे क्वेश्चन आते हैं
हमारे पास प्रदूषण 21 में आ जाएगा। प्रदूषण किसे कहते हैं? जब किसी प्राकृतिक संसाधन में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल में अगर गंदगी मिल जाएगी तो जल प्रदूषण, वायु में विषैली गैसें मिल जाएंगी तो वायु प्रदूषण, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं। यानी किसी प्राकृतिक संसाधन में अवांछनीय या प्रदूषित पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। 22वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और जो हमें हमारे जीवन जीने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, तालाब, पहाड़, वायु, ऑक्सीजन गैस, ये सभी चीज़ें दी हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमें जीने में हमारी सहायता करते हैं। फिर 23वां क्वेश्चन का देखते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का मतलब है जब एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु पाए जाएं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। यानी जीव जंतुओं में विविधता। विविधता का मतलब अलग अलग, क्योंकि देखो जंगल में अनेक प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है वनीकरण। वनीकरण का मतलब है वनों को उगाना। यानी जब एक ही स्थान पर हम बहुत सारे पेड़ पौधों को उगाते हैं या वन लगा लेते हैं, उसे हम वनीकरण कहते हैं। फिर है 25वां क्वेश्चन। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन वो संसाधन हैं जिनसे हम एक बार ऊर्जा प्राप्त करें, उनसे हमें दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। जैसे कोयला और पेट्रोल है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का यानी जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं जीने के लिए, उनका सही उपयोग करना, उनको बिना हानि पहुंचाए, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहते हैं। फिर है 27वां क्वेश्चन एकल कृषि। एकल कृषि का मतलब जब हम किसी खेत में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाते हैं, उसे हम एकल कृषि कहते हैं, यानी एक ही तरह की खेती। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क होते हैं ऐसे स्थान जहाँ पर सरकार उनको संरक्षित कर देती है, सुरक्षित रखती है। किस लिए? ताकि उस स्थान पे जो भी वन है या वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रह सकें, तो उसे हम राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे अनेक मात्रा में पाए जाते हैं और जो सरकार द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। फिर उसके बाद है नेशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी ऐसे स्थान जहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्हें हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, जैसे वन या राष्ट्रीय पार्क। फिर 30वां है 30 फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। ऐसा ईंधन जो जीवों के अंश से बना है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, गैस है, तो ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं क्योंकि ये जीवों के अंश से बने हैं। फिर खालिस्तान आते हैं 31। कोलीफार्म जीवाणु जो है वो आंत में पाए जाते हैं। जो मनुष्य की आंत होती है
या जीव जंतुओं की आंत होती है जो, उस आंत में जो है कोलीफारम नामक जीवाणु पाया जाता है। फिर है 32वां क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2500। तो आप बच्चे इसको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में नोट कर लें ये, क्योंकि ये प्रश्नों में से ये बहुत इजी पार्ट है, आसानी से आपके याद हो सकता है अगर आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन बोले जा रहे हैं उनको आपने बार बार सुन के अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आप बाद में भी उनको याद कर सकें। और इसको अगर आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपके प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुने, इसको देखें, ताकि आप पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, गंगा सफाई जो कार्य है वो है गंगा कार्य परियोजना। गंगा सफाई के लिए, गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए एक परियोजना चलाई सरकार ने। तो ये खालिस्तान में आ जाएगा हमारे पास, गंगा कार्य परियोजना, गंगा कार्य परियोजना। फिर उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को बनाया जाता है। 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस होता है। फिर है, श्रीमती अमृता देवी ने अपना जीवन खेजरी किन पौधों को बचाने में लगाया? अमृता देवी ने अपना जीवन जो है खेजरी खेजरी नामक पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए अपना जीवन लगाया, और उन्हीं की याद में जो है इन्होंने जो है पेड़ पौधे बचाने का बहुत अच्छा कार्य किया है, अमृता देवी। फिर उसके बाद है, 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताओ जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें जल और वायु, 2 चीज़ों की जरूरत है जरूरी। तो जल और वायु जो है प्रकृति से मिलते हैं। फिर है 3R, 37वां क्वेश्चन है, 3R का मतलब है, पहले R का है रेड्यूस, दूसरे का रीयूज, और तीसरे का है रिसाइकिल। रेड्यूस का मतलब होता है कम प्रयोग करो, रीयूज का मतलब होता है बार बार उपयोग करो, और रिसाइकिल का मतलब है जो चीज़ हमने प्रयोग कर ली है उसका हम दोबारा से कोई नई चीज़ बना के उसका फिर से उपयोग कर लें। जैसे प्लास्टिक है, तो पहले आर का मतलब है प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। दूसरा है रीयूज, यानी प्लास्टिक का हम बार बार उपयोग करें। अगर हमने एक पॉलीथीन ले ली है बाज़ार से, तो उस पॉलीथीन को हम संभाल के रखें, उसमें बार बार उसी पॉलीथीन में सामान लेके आएँ, और जब वो पॉलीथीन ख़राब हो जाए तो उसको हम कबाड़ी को बेच सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन से दोबारा फिर वो फैक्ट्री में जाके नई चीज़ बन सकती है। तो इस तरह से रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। फिर उसके बाद है 38वां क्वेश्चन है हमारे पास, वन उत्पाद पर आधारित 2 उद्योग। तो वन उत्पादों यानी एक तो हमारा कागज उद्योग हो गया, और एक हो गया इमारती लकड़ी उद्योग, यानी जो भी फर्नीचर का सामान बनता है। चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो चेक डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारी धरती के नीचे का पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है, तो हम वर्षा के पानी को धरती के नीचे भूमिगत जल की वृद्धि करने के लिए भेज देते हैं, ताकि हमारा जो जल स्तर है वो बरकरार रहे। तो भूमिगत जल को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए हम ये चेक डैम बनाते हैं। फिर है 40वां क्वेश्चन, किस नहर पर राजस्थान में एक बड़े हिस्से को हरा भरा किया है? तो वो है हमारे पास इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, जिसने राजस्थान में हरियाली का
को किया हुआ है। हमें जीवाश्म ईंधनों को क्यों संरक्षित करना चाहिए? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं, वो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको बचाना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के दहन से 42वां क्वेश्चन है, कौन से प्रदूषक गैसें निकलती हैं? तो जीवाश्म ईंधन से प्रयोग से जो है, एक तो CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, SO2 और NO2। तो ये 3 गैसें होती हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और NO2। NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तीनों प्रदूषक होते हैं जो वायु को दूषित करती हैं। फिर है 43वां क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के दहन से हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस जब आ जाता है तो वो CO2 गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये आपने याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर उसके बाद है हमारे पास 44वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो एक सींग वाले गैंडे इसमें पाए जाते हैं भाई, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं इसमें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है 45वां, भारत में जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 13 हैं भाई। कितने हैं? 13 जो हैं जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं भारत में, तो 13 है, ये याद रखना। पाइन किस राज्य में पाए जाते हैं? जो पाइन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं भाई? वो बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहार में। फिर है भूमिगत जल का क्या महत्व है? भूमिगत जल जो है वो पीने के काम आता है भाई, बहुत बड़ा हिस्सा जो है भूमिगत जल को ही पीता है। फिर उसका विश्व उष्मन से क्या समझते हैं, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? जो पर्यावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाला अवरक्त प्रकाश जो है वो पृथ्वी को गर्म कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो गर्मी जो है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। 49वां क्वेश्चन है, उन 2 क्रियाकलापों के नाम बताओ जो वनों को नष्ट कर रहे हैं। तो वनों को नष्ट किसके कारण से हो रहा है? एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, और दूसरा है कॉलोनियाँ या गांव या शहर बढ़ रहे हैं। तीसरा आप लगा सकते हो उद्योग धंधे। चौथा आप लगा सकते हो डैम या बांध बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप भी काफ़ी बता सकते हो। किन्हीं 2 तत्वों के नाम बताओ जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी कि कोई 2 पदार्थ ऐसे बताएं जिनसे हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकिल करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो वो एक कागज़ हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और वो भी पेपर की तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।